इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। एक माइनिंग एंटिटी है जो ओन कर रही है उसकी खुद की प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट, ताकि वो सपोर्ट कर पाए उसकी माइनिंग एक्टिविटीज़ को। ये जो प्राइवेट रेलवे है ये सोल्ड किया जा सकता है ओनली फॉर द स्क्रैप वैल्यू के तौर पे, एंड इट डज नॉट जनरेट, और ये जनरेट नहीं कर रही है कैश इनफ्लोज को दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम द अदर असेट्स ऑफ द माइन। यानी कि यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा है कैश इनफ्लोज जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट होता है कैश इनफ्लोज जो कि अदर असेट से आ रहा है, जैसे कि माइन है। रिकमेंड करके बताइए वेदर क्या जो एंटिटी है वो डिटरमाइन करेगी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट रेलवे या तो माइनिंग बिजनेस एज अ होल। सॉल्यूशन में देखते हैं, अगर पॉसिबल नहीं होता एस्टिमेट करना रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्राइवेट रेलवे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू इन यूज्ड है उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट इज़ प्रॉबेबल, और ये प्रॉबेबल है कि जो डिफरेंस है फ्रॉम द स्क्रैप वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एंटिटी है वो एस्टिमेट करेगी रिकमेंडेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द प्राइवेट रेलवे बिलोंग्स। मतलब प्राइवेट रेलवे किस से बिलोंग करती है, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है जहाँ से कैश जनरेट हो रहा है। मतलब ऐसा होगा कि प्राइवेट रेलवे और माइन है तो माइन से उसका कैश जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब कि पूरा माइन एज अ होल को हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका एक सीजीयू बना देंगे। माइन के साथ हम लोग ये प्राइवेट रेलवे को जोड़ के एक सीजीयू बना देंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। अ बस कंपनी प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूनसिपैलिटी। एक बस कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर म्यूनसिपैलिटी को, जहाँ पर रिक्वायर्ड है कि मिनिमम सर्विस होती है वो ईच ऑफ द 7 सेपरेट रूट, 7 सेपरेट रूट के अंदर वो सर्विस देती है। असेट डिवोट करती है ईच रूट, एंड कैश फ्लोज जो है फ्रॉम ईच रूट वो भी आइडेंटिफाइड किया जाता है सेपरेटली। वन ऑफ द रूट जो है ऑपरेट कर रहा है सिग्निफिकेंट लॉसेस, मतलब एक रूट के अंदर बहुत ज़्यादा लॉसेस है। एग्जामिन करके बताइए क्या कंपनी जो है वो डिटरमाइन करेगी रिकवरेबल अमाउंट फॉर इंडिविजुअल असेट्स। या तो एग्जामिन करके बताए कैश जनरेटेड यूनिट को, बिकॉज द एंटिटी है वो डज नॉट हैव द ऑप्शंस, एंटिटी के पास ऑप्शन नहीं है कर्टेल करने का एनी वन बस रूट, कोई भी एक बस रूट का। द लोअर लेवस्ट मतलब लोवेस्ट लेवल जो है आइडेंटिफाइबल कैश इनफ्लोज का, वो लार्जली डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो भी कैश इनफ्लोज आ रहा है अदर असेट से या तो ग्रुप से ऑफ द असेट्स इन द कैश इनफ्लोज जनरेटेड बाय द 7 रूट्स टुगेदर। जो 7 रूट अलग अलग हैं उनसे जो कैश इनफ्लोज आ रहा है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है ग्रुप। द कैश जनरेटेड यूनिट, जो कैश जनरेटेड यूनिट है ईच रूट का इज़ द बस कंपनी एज अ होल, तो जो हमारा सीजीयू बनेगा वो पूरा बस कंपनी एज अ होल का बनेगा। इलस्ट्रेशन 17 देखते हैं। अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल यूज्ड किया जा रहा है फॉर द प्लांट वाई फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ब्रॉट फ्रॉम द प्लांट एक्स। जो ये है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि ब्रॉड किया जाता है किसके लिए, कि कहाँ से, प्लांट एक्स में से। प्लांट एक्स में से ये आता है ऑफ द सेम एंटिटी का जो प्लांट एक्स है उसके अंदर से आता है, और इसको यूज़ किया जाता है प्लान वाई के अंदर। मतलब दो है यहाँ पे, प्लान एक्स है और प्लान वाई है, तो प्लान एक्स का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो प्लान वाई के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। एक्स प्रोडक्ट आर सोल्ड, एक्स का प्रोडक्ट सोल्ड किया जाता है टू वाई एट अ ट्रांसफर्ड प्राइस दैट पास ऑल द मार्जिन्स टू द एक्स। एक्स का प्रोडक्ट वाई को बेचा जाता है ट्रांसफर प्राइस पे, जहाँ पर पास किया जाता है सारे मार्जिन्स, मतलब मार्जिन रख के बेचा जाता है टू एक्स। 80% ऑफ द वाइस फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको सोल्ड किया जाता है टू द कस्टमर्स आउटसाइड द एंटिटी। जो वाई का फाइनल प्रोडक्ट है उसमें से 80% बाहर बेचा जाता है। 60% ऑफ द एक्स फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड किया जाता है टू वाई। 60% जो एक्स का फाइनल प्रोडक्ट है वो वाई को बेचा जाता है, एंड जो रिमेनिंग 40% है वो सोल्ड किया जाता है टू कस्टमर्स आउटसाइड द एंटिटी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इवेल्युएट करके बताए कैश जनरेटिंग यूनिट एक्स एंड वाई का। अगर एक्स जो है वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, इट सेल टू द वाई। अगर एक्स जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वाई को इन एन एक्टिव मार्केट के अंदर, एंड इंटरनल ट्रांसफ़र जो प्राइसिंग होता है वो हायर है मार्केट प्राइस से, तो क्या कैश जनरेटिंग यूनिट्स होगा एक्स एंड वाई के लिए। तो आंसर देखते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द एक्स क्या होगा, तो एक्स सेल कर पा रहा है उसका प्रोडक्ट इन द एक्टिव मार्केट, एंड सो जनरेटिंग कैश इनफ्लोज जो है जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट है कैश इनफ्लोज ऑफ द वाई से। मतलब एक्स इंडिपेंडेंटली जनरेट कर पा रहा है उसका रेवेन्यू वाई से। देयरफॉर यहाँ पर लाइकली है कि एक्स जो है वो सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट बन सकता है, ऑल्दो द पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा है किसके द्वारा, वाई के द्वारा। कैश जनरेटिंग यूनिट वाई क्या होगा, तो इट इज़ लाइकली दैट द वाई इज ऑल्सो सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट। वाई जो है वो भी सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट है। वाई सेल कर रहा है 80% ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर आउटसाइड द एंटिटी, देयरफॉर उसका जो कैश इनफ्लोज है वो भी रिगार्ड
किया जाता है कि लार्जली इंडिपेंडेंट है। इफेक्ट्स जो होगा इंटरनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का वो कैसे देखे, तो इंटरनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिफ्लेक्ट नहीं करता है मार्केट प्राइस को फॉर द एक्स आउटपुट। देयरफॉर जो इन डिटर्मिनिंग वैल्यू जो होती है जो कि यूज़ के अंदर है बोथ एक्स एंड वाई का, जो एंटिटी एग्जिस्ट करेगी फाइनेंशियल बजट फोरकास्ट ताकि रिफ्लेक्ट कर पाए वो मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस दैट कुड बी अचीव्ड, जो जिसको हम लोग अचीव कर पाएंगे इन द आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांजेक्शंस। मतलब हमको यहाँ पे मार्जिन हटाना पड़ेगा दोनों के अंदर से। आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर किया होगा फॉर दोज ऑफ द एक्स प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इंटरनली। कैश जनरेटिंग यूनिट अभी सेकंड के अंदर देखते हैं, अगर कोई एक्टिव मार्केट नहीं होता फॉर द प्रोडक्ट एक्स सेल करने के लिए वाई, तो व्हाट आर द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द एक्स एंड वाई के लिए क्या कैश जनरेटिंग यूनिट होता है, तो इट इज़ लाइकली दैट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ ईच प्लांट कैन नॉट बी असेस इंडिपेंडेंटली। मतलब दोनों का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो इंडिपेंडेंटली हम लोग असेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अमाउंट ऑफ द प्लांट होगा वो कैसा होगा, बिकॉज इट इज़ मेजोरिटी ऑफ द एक्स प्रोडक्ट इज़ यूज, ज़्यादातर एक्स का प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है इंटरनली एंड कुड नॉट बी सोल्ड, और उसको सोल्ड नहीं किया जाता एक्टिव मार्केट में। तो जो कैश इन्फ्लोज है एक्स का वो डिपेंड करेगा वाई के प्रोडक्ट के ऊपर। देयरफॉर एक्स कैन नॉट बी, इसीलिए तो जो एक्स है वो उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है कैश जनरेटिंग इन्फ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट टू दोज ऑफ द वाई। सेकंड देखते हैं, दो प्लांट्स है जो कि मैनेज किए जा रहे हैं टुगेदर एज अ कंसिक्वेंसेस। इसके कंसिक्वेंसेस से ये लाइकली है कि दैट एक्स एंड द वाई टुगेदर दोनों मिलके स्मॉलेस्ट ग्रुप बन सकते हैं ऑफ द एसेट दैट जनरेट द कैश इनफ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट। इलस्ट्रेशन 18 देखते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है सिंगल प्रोडक्ट एंड ओन कर रही है प्लांट 1, 2, 3 को। ईच प्लांट जो है वो लोकेट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। प्लांट 1 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कंपोनेंट जो कि असेंबल किया जाता है इन द प्लांट 2 एंड 3। मतलब प्लांट 1 जो प्रोड्यूस कर रहा है कंपोनेंट उसको असेंबल प्लांट 2 और 3 के अंदर किया जाता है। जो कंबाइंड कैपेसिटी है प्लांट 2 एंड 3 की वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर रही है वर्ल्ड वाइड फ्रॉम आइदर प्लांट 2 और प्लांट 3। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट 2 जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोल्ड किया जाता है इन द प्लांट 3 कंट्रीज़ के अंदर। इफ़ अगर प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर्ड किया जाता है फास्टर फ्रॉम द प्लांट 2 देन फ्रॉम द प्लांट 3। यूटिलाइजेशंस लेवल जो है प्लांट 2 का एंड प्लांट 3 का वो डिपेंड करेगा कि कितना अलोकेशंस हो रहा है सेल्स का बिटवीन दोनों साइड्स के अंदर। अगर कोई भी एक्टिव मार्केट नहीं है प्लांट 1 प्रोडक्ट के लिए, तो इवेल्युएट करके बताइए वेदर कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होगा प्लांट 1, 2 एंड 3 के लिए। लाइकली है कि जो रिकवरेबल अमाउंट है ईच प्लांट का वो कैन नॉट बी असेस इंडिपेंडेंटली, उसको असेस इंडिपेंडेंटली नहीं किया जाता बिकॉज क्योंकि कोई एक्टिव मार्केट नहीं है प्लांट 1 प्रोडक्ट के लिए। देयरफॉर जो प्लांट 1 का जो कैश इन्फ्लोस है वो डिपेंड करेगा सेल्स कितनी हो रही है फाइनल प्रोडक्ट प्लांट 2 एंड 3 की। Although there is an active market, एक एक्टिव मार्केट है फॉर द प्रोडक्ट असेंबल्स बाय द प्लांट 2 एंड 3, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 का एक्टिव मार्केट है, तो कैश जो इन्फ्लोज होगा फ्रॉम द प्लांट 2 एंड प्लांट 3 वो डिपेंड करेगा अलोकेशन कैसे होना है प्रोडक्शन अक्रॉस द 2 साइड्स के अंदर। इट इज़ अनलाइकली फ्यूचर कैश इन्फ्लोज जो है प्लांट 2 एंड प्लांट 3 का वो डिटरमाइन नहीं किया जाता है इंडिविजुअली। एज अ कंसिक्वेंसेज यहाँ पर लाइकली है कि मतलब प्लांट 2 और प्लांट 3 का भी इंडिविजुअली हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कैश इन्फ्लोज। इसीलिए तो ये लाइकली है कि प्लांट 1 एंड प्लांट 2 एंड प्लांट 3 टुगेदर मतलब तीनों मिल के दैट इज़ एक्स वाई जेड लिमिटेड पूरी की पूरी एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप बनेगी ऑफ द एसेट जो कि जनरेट कर रही है कैश इन्फ्लोस दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट। इलस्ट्रेशन 9 देखता है, गुडविल जो है वो प्रीवियसली एलोकेटेड किया जा रहा है तो कैश जनरेटिंग यूनिट ए। जो गुडविल एलोकेट किया जा रहा है ए को वो आइडेंटिफाइड नहीं है, एसोसिएट नहीं है विद द एसेट ग्रुप लेवल लोअर देन द ए। एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो आर्बिट्ररीली ए है वो डिवाइड करेगा एन इंटीग्रल इनटू द 3 अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। मतलब ए के अलावा भी 3 अदर कैश जनरेटिंग यूनिट है, कौन सा है, बी सी एंड डी है। रिकमेंड करके बताइए कैसे गुडविल को हम लोग अलोकेट करेंगे बी सी एंड डी के अंदर। सिंस जो गुडविल है अलोकेटेड टू द ए वो कैन नॉट बी नॉन आर्बिट्ररीली आइडेंटिफाइड, वो आइडेंटिफाइड नहीं किया जा रहा है और एसोसिएट नहीं किया जा रहा है विद द एसेट ग्रुप्स एट अ लेवल लोअर देन द ए। तो ये रीअलोकेटेड यूनिट जो है बी सी एंड डी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव वैल्यूज़, मतलब उनकी जो भी रिलेटिव वैल्यू होगी उसके प्रपोर्शन के अंदर हम लोग जो गुडविल होगा ए का उसको हम लोग बाइफरकेट करेंगे बिफोर दोज पोर्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड विद बी सी एंड डी। इलस्ट्रेशन 20 देखते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज़ अ कैश जनरेटिंग यूनिट प्लांट ए एज ऑन अप्रैल 2021 के दिन हैविंग द कैरिंग अमाउंट है 1000 करोड़ की। प्लांट ए जो है उसको एक्वायर्ड किया गया अंडर द बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसकी गुडविल है 200 करोड़ की, वो अलोकेट किया जा रहा है टू इट इज़ डेप्रिसिएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। इसको डेप्रिशिएट किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। प्लांट ए जो है उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर की है जहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू नहीं है
ऑन 31 मार्च 2022 के दिन प्लांट ए जो है वो रिसीवेबल्स अमाउंट कर रहे हैं 600 करोड़ के। कैलकुलेट करके बताइए क्या इम्पेयरमेंट लॉस होगा प्लांट ए का। ऑल्सो डिटरमाइन करके बताइए अलोकेशंस एज पर द इंड एस 36 के हिसाब से क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट गुडविल रुपीज़ इन करोड़, आइडेंटिफाइबल एसेट रुपीज़ इन करोड़, टोटल रुपीज़ इन करोड़ के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे होगी। तो 200 100, ये 200 क्या है, तो ये हमारी गुडविल है। गुडविल को सेपरेटली दिखाना पड़ता है। और आइडेंटिफाइबल एसेट कितनी है, 1000 की है, तो ये हमने अलग से दिखाया। तो टोटल हमारा 1200 आ गया। डिप्रिसिएशन 21-22 का कितना निकलेगा, तो 100 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो 1000 को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि 10 की यूज़फुल लाइफ है इसलिए। तो यहाँ पर 100 का निकला। और कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो गुडविल में 200, 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो 900, टोटल आके 1100। सिंस जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी है, 600 की हमको दिया गया था। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। कैसे आया, तो 1100 में से 600 माइनस किया तो 500 आ गया। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस 500 का है उसको हम लोग अलोकेट करेंगे टू द गुडविल। पहले गुडविल को उड़ाएंगे, गुडविल 200 का उसको पहले उड़ाएंगे, एंड देन उसके बाद अलोकेट किया जाएगा उसको अदर आइडेंटिफाइबल एसेट्स के अंदर। दैट इज 200 करोड़ गुडविल एंड 300 करोड़ आइडेंटिफाइबल एसेट एज अ प्लांट ए के अंदर। तो यहाँ पर हमको नीचे वही दिया गया, इम्पेयरमेंट लॉस 200 300, तो टोटल 500 आ गया। और कैरिंग अमाउंट कितनी बचेगी आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, तो गुडविल तो पूरी नील हो जाएगी और 900 में से 300 जाएगा तो 600 बचेगी। इलस्ट्रेशन 21 सन लिमिटेड है वो एंटिटी विद वेरियस सब्सिडीज है। एंटिटी क्लोज कर रही है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर। 31 मार्च पे 1 जुलाई 2021 के दिन सन लिमिटेड एक्वायर करी 80% ऑफ द इंटरेस्ट इन द प्लूटो लिमिटेड, जिसकी डिटेल हमको नीचे दी गई है। सन लिमिटेड एक्वायर करिए 8 लाख शेयर्स इन प्लूटो लिमिटेड बाय इशूइंग कैसे 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड, मतलब 5 पे 2 दे रही है वो। द फेयर वैल्यू ऑफ द सन लिमिटेड शेयर्स कितनी है 1 जुलाई 2021 के दिन ₹4 पर शेयर के हिसाब से। एंड जो फेयर वैल्यू ऑफ द प्लूटो है वो कितनी है 1.40 पर शेयर के हिसाब से। जो कॉस्ट ऑफ द इश्यू है वो 5% पर शेयर के हिसाब से सन लिमिटेड इंकर्ड कर रही है। फर्दर लीगल एंड द प्रोफेशनल कास्ट 1 लाख रुपए की, जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रही है टू द एक्विजिशन। जो फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट प्लूटो लिमिटेड की 1 जुलाई 2021 के दिन है वो मेजर की जा रही है 1.3 मिलियन की। सन लिमिटेड जो है वो इनिशियली मेजर कर रही है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द प्लूटो फेयर वैल्यू का हिसाब से। और यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू दी गई है प्लूटो लिमिटेड की फॉर दिस पर्पस, मतलब इसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो हमारी दी जा रही है क्या, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसको भी नॉन इम्पेयरमेंट जो है गुडविल का अराइज किया जा रहा है एक्विजिशंस ऑफ द प्लूटो का, वो कितना है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 का। प्लूटो लिमिटेड कंपेयर कर रही है, प्लूटो लिमिटेड कंप्राइज करिए, मतलब प्लूटो लिमिटेड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो कैश जनरेटिंग यूनिट ABC है, वेर जहाँ पर प्लूटो लिमिटेड जो है वो एक्वायर कर रही है डायरेक्टर ऑफ द सन लिमिटेड, डायरेक्टर भी लिया जा रहा है प्लूटो लिमिटेड का ऑफ द सन लिमिटेड। एस्टिमेट किया जा रहा है दैट द गुडविल अराइजेस ऑन द एक्विजिशंस ऑफ द रीजनेबली अलोकेटेड। कैसे उसके अंदर अलोकेट किया जाएगा, ABC के अंदर 2:2:1 के अंदर उसको अलोकेट किया जाएगा। जो कैरिंग वैल्यू है एसेट की इन दिस कैश जनरेटिंग यूनिट वो हमको दी गई है, कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट दे दी गई हमको बिफोर गुडविल एलोकेशन। रिकवरेबल अमाउंट दे दी गई रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर दिए गए ABC 600 550 450 और 740 650 400। रिक्वायर्ड है कि कंप्यूट करके बताइए कैरिंग वैल्यू क्या होगी गुडविल की जो कि अराइज की जा रही है ऑन द एक्विजिशंस ऑफ द प्लूटो लिमिटेड एंड द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द सन लिमिटेड 31 मार्च 2024 के दिन। फॉलोइंग इम्पेयरमेंट रिव्यू करके बताइए हमको, कंप्यूट करके बताइए टोटल इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा जो कि अराइज होगा एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट रिव्यू। आइडेंटिफाइड करके बताइए कैसा लॉस हमको, कितना लॉस हमको अलोकेट करना पड़ेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर इन द प्लूटो लिमिटेड। सॉल्यूशन देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ द गुडविल ऑन द एक्विजिशंस। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, तो 8 लाख को डिवाइड करेंगे, 8 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा था 2 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रहे थे, 2 इक्विटी शेयर्स एवरी 5 के बदले में। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 8 लाख की थी। ये 8 लाख की वैल्यू क्या है, सन लिमिटेड एक्वायर कितनी कर रही है 8 लाख शेयर एक्वायर कर रही है। तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, हर 5 के बदले में 2 देंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कितना करेंगे 4 से, क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी थी 1 जुलाई 2021 के दिन ₹4 पर शेयर के हिसाब से वैल्यू थी। तो आएगा 1280 और रुपीज़ इन थाउजेंड्स के अंदर है। फेयर वैल्यू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कितनी आएगी 2 लाख। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.40 से। क्यों यहाँ पर 1.40 से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो उसकी फेयर वैल्यू प्लूटो की कितनी थी 1.40 पर शेयर के हिसाब से थी। और यहाँ पर जो 2 लाख निकला वो कैसे निकला हमारा,
ये 8 लाख जो था ये कितने परसेंट की वैल्यू हम लोग दे रहे थे, 80%, क्योंकि 80% ही हमने एक्वायर किया है, तो 8 लाख उसके बदले में दिए शेयर्स। तो 8 लाख को डिवाइड करेंगे 80 से, या 8 लाख को 80 से 80% से डिवाइड, सॉरी 80% से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। इसमें से 8 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 2 लाख। तो ये 2 लाख का कितनी वैल्यू है, 1.4 पर शेयर के हिसाब से वैल्यू है। तो यहाँ पर 1.4 शेयर के हिसाब से 280 आ रहा है। तो और फिर फेयर वैल्यू जो कि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट एज ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन कितनी निकलेगी हमारी, तो 1300। ये 1300 कहाँ से निकलेगी, तो ये हमको दिया गया है फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल एसेट थर्ड पैराग्राफ के अंदर 1 जुलाई 2021 के दिन, जो कि 1.3 मिलियन की है। तो ये हमने निकाल दी। तो कितनी आ जाएगी हमारी गुडविल, तो 260 की आ जाएगी हमारी गुडविल। 1280 में ऐड करेंगे 280 माइनस करेंगे 1300 को, तो 260 आ जाएगी। अभी जो एक्विजिशन से कॉस्ट की जो कि इंक्लूड नहीं की गई है एज अ पार्ट ऑफ द फेयर वैल्यू कंसिडरेशन जो कि गिवन किया गया है इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से, वो हमको कंसिडर करा है हमने। कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस कैसे करेंगे, यूनिट ABC कैरिंग अमाउंट बिफोर अलोकेशंस कितना करना है, 2:1 के अंदर करना है गुडविल का। आफ्टर अलोकेशंस कितना होगा, रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा। तो बिफोर अलोकेशंस कैरिंग अमाउंट 600, 550 और 400। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट विच ओवर इज लोअर देख रहे हैं यहाँ पर। तो ए के अंदर देखेंगे तो कितना है, 600 और 740 कौन सा लेंगे, 600, 550 और 650 कौन सा लेंगे, 550 और 450 और 400 कौन सा लेंगे, तो 400 लेंगे यहाँ पर। और अभी इसको अलोकेट करेंगे क्या, 2:1 में। ये 2:1 में क्या अलोकेट करना है, जो गुडविल हमने ऊपर निकाली उसको। तो 260 की गुडविल है, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 104 दोनों में आ जाएगा और 52 सी में आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आफ्टर अलोकेशन 704, 654 और 452 आ जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो 740, 650 और 400 है। तो इम्पेयरमेंट लॉस पहले के अंदर कितना आएगा, तो नील आ जाएगा, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है इसलिए। सेकंड के अंदर देखेंगे तो 654 की आफ्टर अलोकेशन और रिकवरेबल सिर्फ 650 हो रहा है, मतलब 4 का इम्पेयरमेंट हो गया, 452 और 400, तो 52 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग गुडविल। तो गुडविल अराइजिंग एक्विजिशंस के हिसाब से W1 वर्किंग नोट 1 के हिसाब से कितनी आ रही थी हमारी, 260 आ रही थी। उसमें से इम्पेयरमेंट का लॉस माइनस करेंगे, क्योंकि जो भी इम्पेयरमेंट होता है पहले गुडविल में से ही उड़ाना होता है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 204 हमारी क्लोजिंग गुडविल इक्वल हो गई। कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, तो 56 का जो हमारी गुडविल है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ये एसेट इन यूनिट C जो है उसके अंदर हमने कितनी वैल्यू कंसिडर की थी, 400, और कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 450। तो जो 450 जो है वो तो हमको यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस के हिसाब से, क्योंकि उसको तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया नहीं था जब हम लोग कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस की निकाल रहे थे तब। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो उस 50 को भी कंसिडर करेंगे। तो 56 प्लस 550 करेंगे तो टोटल लॉस कितना हो रहा है हमारा, 106 का हो रहा है। अभी ये 106 जो है ये पूरा है, मतलब पूरे एंटिटी का है, तो पूरा एंटिटी का 100% का है ये। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें से 20% निकालना पड़ेगा। तो 106 का 20% निकालेंगे तो 21.2 आ रहा है, ये हम अलोकेट कर देंगे NCI के अंदर। और जो बैलेंस है उसको अलोकेट कर देंगे शेयर होल्डर्स के अंदर ऑफ द सेल लिमिटेड। इसके बाद देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, एपेक्स लिमिटेड जो है वो एंगेज कर रहा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील यूटेंसिल्स। यहाँ पर ओन किया जा रहा है बिल्डिंग फॉर इट्स हेड क्वार्टर। जो बिल्डिंग यूज़ की जा रही है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है फॉर द इंटरनल यूज, मतलब ये जो बिल्डिंग है ये इंटरनल यूज़ के लिए ही है। हाउएवर लेकिन रिसेंटली जो कंपनी है वो अंडरटेक कर रही है मैसिव डाउन साइजिंग, मतलब डाउन साइज करना चाहती है एक्सरसाइज करने के लिए। एज अ रिजल्ट 1/3 जो है उसकी बिल्डिंग वो वैकेंट हो गई है, मतलब कंपनी ने उसका काम थोड़ा कम कर दिया, उस वजह से उसकी जो बिल्डिंग थी वो वैकेंट हो गई, मतलब खाली पड़ गई। तो जो वैकेंट पोर्शन है उसको उसने क्या कर दिया, लीज पे दे दिया 6 ईयर के लिए। डिटरमाइन करके बताइए CGU क्या होगा ऑफ द बिल्डिंग। तो आंसर देखते हैं। तो CGU ऑफ द बिल्डिंग जो है वो एपेक्स लिमिटेड हो जाएगा पूरा का पूरा। एज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बिल्डिंग क्या था, सर्व करना एज अ कॉर्पोरेट एसेट, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ABC लिमिटेड जो है उसके 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है। ABC कैरिंग अमाउंट दे दी गई है एज ऑन द 31 मार्च 2021। हमको कैश जनरेटिंग यूनिट ABC दे दी है, कैरिंग अमाउंट दे दी है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दे दी है सब रुपीज़ इन करोड़ के अंदर। ABC लिमिटेड जिसकी 2 कॉर्पोरेट एसेट्स है जो कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उनकी 20 साल की है। एक्स कॉर्पोरेट एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट 600 है। रिमार्क दे दी गई है कि ये जो कैरिंग अमाउंट एक्स की है उसको अलोकेट करना है रीजनेबल बेसिस के ऊपर, मतलब कि प्रो रेटा बेसिस के ऊपर हमको अलोकेट करना है टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट के हिसाब से।
और जो वाई का 200 है उसके अंदर कैरिंग अमाउंट वाई के कैन नॉट बी यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा ऑन अ रीजनेबल बेसिस टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट। रिकवरेबल अमाउंट हमको 31 मार्च 2021 की दे दी गई है। कैश जनरेटिंग यूनिट ABC और ABCD तीन की दे दी गई है, चारों की। और रिकवरेबल अमाउंट हमको रुपीज़ इन करोड़ के अंदर 600, 900, 1400 टोटल हमारा ABC का कितना दे दिया, 3200 दे दिया। कैलकुलेट करके बताइए इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा अगर इग्नोर कर दीजिए डेसिमल कोई आता है तो। आंसर देखेंगे तो अलोकेशन ऑफ द कॉर्पोरेट एसेट कैरिंग अमाउंट एक्स लिमिटेड के अलोकेट करेंगे कैरिंग अमाउंट टू ईच इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर जो वेटेड अलोकेटेड बेसिस है उसको यूज़ किया जाएगा। बिकॉज जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है ए की कैश जनरेटिंग यूनिट की वो कितनी है, 10 साल की हो जाएगी। वेर एस जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से बी और सी की वो कितनी हो जाएगी, 20 साल की है। तो यहाँ पर कैरिंग अमाउंट देखेंगे हम लोग तो 500, 750 और 1100 आएगा। कैसा आएगा यहाँ पर, ये हमारे को कैरिंग अमाउंट दे दी है 500, 750 और 1100। तो टोटल में देखेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 2350 आ जाएगा। यूजफुल लाइफ कितनी है, 10, 20, 20 की है। तो यहाँ पर हमारा वेटेड बेसिस ऑफ द यूजफुल लाइफ कितना होगा, 1:2:2 का रेशियो आ गया। कैरिंग अमाउंट आफ्टर असाइनिंग द वेट कितना आ जाएगा, 500, 1500, 2200। ये हमारा कैसा आया, तो ये 500 है कैरिंग अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई विद 1 करा, 750 को मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे हम लोग तो हमारा कितना आ जाएगा, 1500। और 1100 को मल्टीप्लाई विद 2 करेंगे तो 2200 आ जाएगा। ये 4200 हमारा टोटल आ गया। अब इससे प्रो रेटा बेसिस निकालेंगे हम लोग तो 500 को डिवाइड करेंगे 4200 से, 12% आ गया। 1500 को डिवाइड करेंगे 4200 से तो 36% आ गया। वैसे 52% आ गया। एलोकेट करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द एक्स लिमिटेड, सॉरी कैरिंग अमाउंट ऑफ द एक्स कितनी आएगी हमारी, 72,216,312। ये कैसे आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर दिया गया था 600। ये 600 कॉर्पोरेट एसेट का कैरिंग अमाउंट एक्स की दी गई थी हमारी। तो इसको हमने किस परसेंटेज के अंदर बांटा, जो प्रो रेटा बेसिस का एक्स निकाला था उसके बेसिस पे हमने बांटा। तो 600 को मल्टीप्लाई किया 12%, 72 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 36 से तो 216 और वैसे ही 312 आ जाएगा। अभी कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ द एक्स कितना आ जाएगा, 500 प्लस में 72 करेंगे तो 572, 750 जो हमारी कैरिंग अमाउंट ऊपर दी गई थी उससे प्लस कर रहे हैं हम लोग 216। 750 प्लस में 216 करेंगे तो कितना आएगा, 966 आ जाएगा। और वैसे ही सी के अंदर भी आ जाएगा, टोटल करेंगे तो 2950 आ गया। कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को। स्टेप 1 देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट एंड उसका अलोकेशन कैसे होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस ईच कैश जनरेटिंग यूनिट का रुपीज़ इन करोड़ के अंदर पर्टिकुलर ABC दे दिए। कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ द एक्स लिमिटेड 572, 966 तो 1412। ये क्या है, हमारे कैरिंग अमाउंट है आफ्टर अलोकेशंस टू द एक्स। ये हमने ऊपर फाइंड आउट की थी वो है। और रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी है, तो हमको दे दी गई थी 600 और कितनी थी, 600, 900 और 1400। तो यही हम लोग लिख देंगे 600, 900, 1400। तो ए के अंदर तो कुछ आ नहीं रहा है इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि वहाँ रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। बी के अंदर आ रहा है 66 का और सी के अंदर आ रहा है 12 का। अभी देखेंगे अलोकेशंस ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस बिटवीन द कैश जनरेटिंग यूनिट एंड द कॉर्पोरेट एसेट एक्स का प्रो रेटा बेसिस के ऊपर कैसे करेंगे हम लोग। पीसी के अंदर रुपीज़ इन करोड़ के अंदर है, एक्स लिमिटेड के अंदर कितना जाएगा, तो 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 डिवाइड बाई 966। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो हमारा जो आया इम्पेयरमेंट लॉस 66 और 12, इसको हम लोग बांटेंगे। पहले 66 को बांटेंगे तो 66 को पहले 66 किसका था, बी का था। तो बी के अंदर हम लोग देखेंगे बी के अंदर किसके अंदर बांटेंगे, एक तो एक्स के अंदर बांटेंगे और एक अदर असेट कैश जनरेटिंग यूनिट है उसके अंदर बांटेंगे। टोटल हमारा 66 को, तो 66 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 216 डिवाइड करेंगे 966 से। ये हमारा अलोकेशन किस के बेसिस पे होगा, तो यहाँ पर ऊपर जो टेबल हमने बनाया था अलोकेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एक्स और कैरिंग अमाउंट जो कि आफ्टर अलोकेटिंग द एक्स, इनके रेशियो में हम लोग बांट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो 66 को डिवाइड करेंगे 216 से, डिवाइड करेंगे 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 से, डिवाइड करेंगे 966 से, और वैसे 750 से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर 966 जो है उसमें से 216 तो क्या था, एक्स के अंदर अलोकेट किया गया कैरिंग अमाउंट था। तो बाकी की कैरिंग अमाउंट किसके अंदर होगी, अदर एसेट्स के अंदर होगी, जो 750 की है वो। तो वैसे हम लोग यहाँ पर बांटेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया और 51 आ गया। और वैसे ही सी के अंदर भी हम लोग बांटेंगे तो 12, जो हमारा ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 312 से, डिवाइड करेंगे 1412 से। तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया और अदर एसेट्स के अंदर कितना आ गया, 9 आ गया। टोटल 12 आ गया। स्टेप 2 देखेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस जो है फॉर द लास्ट कैश जनरेटिंग यूनिट ABC लिमिटेड का एज अ होल हम लोग कैसे देखेंगे, तो ABC XY ABC लिमिटेड कैरिंग अमाउंट हमारे को सबकी आ जाएगी 500, 750। ये कहाँ से निकल रही है कैरिंग अमाउंट, तो ये हमको दी गई थी 500, 750, 1100। तो ये लिखेंगे 500, 750, 1100। और एक्स की और वाई की कितनी है, तो वही 600 और 200 हमको दी गई थी। कैरिंग अमाउंट 600 और 200।
इसके बाद टोटल में देखेंगे ABC लिमिटेड का, तो 3150, ABC लिमिटेड का हमको 3150 आ जाएगा टोटल। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इम्पेयरमेंट लॉस स्टेप 1 से जो हमने निकाला वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो 51 जो कि हमारा निकला था, कहाँ था यहाँ पर, ए के अंदर तो नहीं था, बी के अंदर था। बी के अंदर कितना निकलेगा हमारा 51, और सी के अंदर 9 निकलेगा, और डी के अंदर कितना निकलेगा 18 निकलेगा। सॉरी, डी नहीं है वो, एक्स के अंदर 18 निकलेगा। टोटल 78 का हम लोग यहाँ पर जो स्टेप 1 लगाया था उसके अंदर से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा 78 का बाइफर्केशन कैसे है, तो ये हमने जो बी के अंदर फाइंड आउट किया था, बी के अंदर क्या फाइंड आउट किया था, तो एक्स के अंदर बी और सी का कितना अलोकेशन था 15 और 3, तो दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 3 18 हो जाएगा। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने अलोकेट किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो टोटल इम्पेयरमेंट 66 और 12 का टोटल कितना हो रहा था 78, और 78 का बाइफर्केशन हमने बी के अंदर दिया था। कैसे किया था, तो एक्स के अंदर कितना, एक्स का कितना अलोकेशन बी और सी के अंदर था, तो 15 और 3 मतलब टोटल 18 था। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 18 निकालेंगे एक्स के अंदर से, और 51 जो है वो बी के अंदर अदर असेट्स कैश जनरेटिंग यूनिट्स का था, तो वो बी के अंदर से हम लोग 51 निकालेंगे, और सी के अंदर से 9 निकालेंगे। वैसे करके हमारा 78 का बाइफिकेशन निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ए का कैरिंग अमाउंट आफ्टर द स्टेप 1 कितना हो जाएगा हमारा 500, 699 बी का, सी का 1091, 582 एक्स का, और वाई का 200 हो जाएगा। टोटल देखेंगे हम लोग तो 3072 हो जाएगा। अभी रिकवरेबल अमाउंट पूरे का कितना दिया गया था हमको, 3200 दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कोई इम्पेयरमेंट आ रहा है क्या, कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आ रहा है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, इसलिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पेरेंट एक्वायर करिए 80% ओनरशिप इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी फॉर 2100 का ऑन 1 अप्रैल 2021, जो डेट है। जो सब्सिडरीज नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स की फेयर वैल्यू दे दी गई है 1500। पेरेंट चूज कर रही है टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज एन प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट के तौर पे सब्सिडरी का नेट आइडेंटिफाइड असेट को। द असेट्स ऑफ द सब्सिडरी टुगेदर स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ द असेट्स दैट जनरेट कर रही है वो कैश इनफ्लोज को, दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट, जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट है ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम द अदर असेट्स और द ग्रुप असेट्स। सिंस जो अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द पेरेंट्स वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेनिफिट रहेगा उसमें से फ्रॉम द सिनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशंस। जो गुडविल दे दी गई वो 500 की है, रिलेट कर रही है टू दो सिनर्जीज हैज़ बीन एलोकेटेड टू द अदर कैश जनरेटिंग यूनिट विद इन द पेरेंट ऑन 31 मार्च 2022 के दिन। जो पेरेंट है वो डिटरमाइन कर रही है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटिंग यूनिट सब्सिडरी के अंदर 1000 की होगी, एंड जो कैरिंग अमाउंट है नेट असेट की सब्सिडरी के अंदर एक्सक्लूड किया जा रहा है, जिसके अंदर से गुडविल वो 1350 की है। एलोकेट करके बताइए इम्पेयरमेंट लॉस 31 मार्च 2022 का। तो यहाँ पर देखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर कैसे करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑफ द सब्सिडरी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट के अंदर। तो यहाँ पर 1500 जो था, ये जो हमारा 1500 था नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की फेयर वैल्यू दे दी गई थी सब्सिडरीज की, उसका कितना परसेंट हम लोग करेंगे 20%। यहाँ पर क्या करेंगे 20% करेंगे, तो कितना आ गया 300 आ गया। ये क्या हो गया हमारा प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑफ द सब्सिडरी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स के अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर कितना हो गया 300 आ गया। मतलब यहाँ पर हमने सब्सिडरी का निकाल दिया, क्योंकि ये 1500 जो दिया गया था ये हमारे को किसका दिया गया था, जो पेरेंट का था उसका था। तो हम सब्सिडरी भी निकालना पड़ेगा, तो सब्सिडरी का निकालेंगे तो कितना हो गया 300 का आ गया। अभी गुडविल जो कि डिफरेंस है बिटवीन द एग्रीगेटेड ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, मतलब जितना हमने कंसिडरेशन दिया, डिफरेंस किसका निकलेगा, डिफरेंस जो भी होगा वो क्या होगा हमारा गुडविल होगा। कैसे गुडविल होगा, जो किसके अंदर से हम लोग देखते हैं तो कंसिडरेशन जो भी हमने दिया एंड जो अमाउंट हमारी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा, एंड जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है उसका। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 2100 हमने क्या दिया है, सब्सिडरी का 80% एक्वायर करने के लिए हमने 2100 का पेमेंट किया है। तो 2100 प्लस भाई ये जो 300 रुपये है ये, एंड जो नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स है हमारी कितनी, हमने असेट्स कितनी की ली 1500 की ली, मतलब हमने कितना दे के कितनी ली 2100 प्लस 300, तो टोटल कितना दिया हमने, तो 2100 प्लस 300 करेंगे तो कितना होगा 2400, और उसके बदले में हमको 1500 की नेट असेट चाहिए, तो मतलब 900 रुपये जो है वो हमारे क्या हो गया गुडविल हो गया। सिंस जो असेट्स ऑफ द सब्सिडरी टुगेदर है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप है ऑफ द असेट्स जो जनरेट करिए कैश इनफ्लोज को, जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज फ्रॉम द अदर असेट्स और द ग्रुप्स ऑफ द असेट्स, देयरफॉर जो सब्सिडरी इज द कैश जनरेटिंग यूनिट है। सिंस जो अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स है पेरेंट्स की, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेनिफिट करेगी वो फ्रॉम द सिनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों मिल गए हैं इसलिए यहाँ पर सिनर्जी का बेनिफिट होगा। तो गुडविल है 500 रुपये की, वो रिलेट करिए टू दो सिनर्जी, जो गुडविल 500 रुपये की है वो उस सिनर्जी से रिफ्लेक्ट कर रही है जो कि अलोकेट किया जा रहा है टू द अदर कैश जनरेटिंग यूनिट विद द पेरेंट।
ये हमको 500 रुपये की जो दी गई थी, यहाँ पर पैराग्राफ में दिया गया था हमको, सिंस द अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ द पेरेंट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उससे भी बेनिफिट मिलेगा, सिनर्जी का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए जो गुडविल 500 की है सिनर्जी की, वो भी एलोकेट करना है हमको किसके अंदर, अदर कैश जनरेटिंग यूनिट पेरेंट्स के साथ। तो ये उसकी बात की गई है हमारे को रिलेटिंग टू द अदर पेरेंट्स, बिकॉज द कैश जनरेटिंग यूनिट कंप्राइज, कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर क्या है, सब्सिडरी है जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है गुडविल विद द कैरिंग अमाउंट, इट शुड बी टेस्टेड फॉर द इम्पेयरमेंट एन्यूअली, और उसको हम लोग एन्यूअली टेस्ट करेंगे इम्पेयरमेंट है कि नहीं है उसका बेसिस के ऊपर, मतलब इम्पेयरमेंट को हम लोग एन्यूअली देखेंगे, और मोर फ्रिक्वेंटली जब भी इंडिकेशन हमको मिलता है इम्पेयर करने का तब हम लोग देखेंगे। टेस्टिंग ऑफ द सब्सिडरी कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द इम्पेयरमेंट, गुडविल जो एट्रीब्यूटेबल है टू दी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इज इंक्लूडिंग द सब्सिडरी, जिसके अंदर क्या आएगा, इंक्लूडिंग द सब्सिडरी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 1000 बट नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द पेरेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो भी गुडविल है जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की है, जो कि इंक्लूडेड है सब्सिडरी के रिकवरेबल अमाउंट के अंदर 1000 रुपये की, ये भी हमको जो अमाउंट 1000 रुपये की थी वो भी हमको दी गई थी। यहाँ पर कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सब्सिडरी 31/5/2022 की पेरेंट ने डिटरमाइन की थी, वो कितनी है, 1000। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये गुडविल है जो कि एट्रीब्यूटेबल है टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है सब्सिडरी के रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दी 1000 बट नॉट रिकॉग्नाइज द पेरेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब इस गुडविल को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो रिकॉग्नाइज नहीं किया तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। देयरफॉर जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द सब्सिडरी है शुड बी क्रॉस अप, जो कैरिंग अमाउंट है सब्सिडरी की उसको क्रॉस अप किया गया है टू इंक्लूड द गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बिफोर बीइंग कंपेयर्ड विद द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ₹1000। जो गुडविल एट्रीब्यूटेबल है टू द पेरेंट्स वो कितनी है, 80% की है, जो कि इंटरेस्ट इन द सब्सिडरी है एट द एक्विजिशन डेट कितनी होगी, 400 की होगी आफ्टर एलोकेशन ऑफ दी 500 टू दी अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स विद द पेरेंट्स। ये सब हमको नीचे टेबल के फॉर्म में दिया गया है। देयरफॉर द गुडविल एट्रीब्यूटेबल कितनी रहेगी, 20 की रहेगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की इन द सब्सिडरी एट द एक्विजिशन ऑफ द डेट ₹100। यहाँ पर हमको उसका टेबल बना के दिया गया है। टेस्टिंग सब्सिडरी फॉर द इम्पेयरमेंट 31 मार्च 2022 के दिन क्या होगा, तो गुडविल सब्सिडरी की कितनी कैरिंग अमाउंट हमारी आएगी 400 की, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स हमारी 1350 की आएगी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये 500 का था इसका हम लोग बाइफर्केशन कर रहे हैं। जो ये 500 का सिनर्जी के हिसाब से हमारी जो आ रही थी गुडविल, जो वो 500 का कितना है, 80% तो हमारी होगी, तो 500 का 80% कितना होगा, 400 होगा। भले ये रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर कंसिडर तो करनी ही पड़ेगी। जो अनरिकॉग्नाइज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जो 100 है, मतलब जो NCI की है, उसको भी हमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर टोटल गुडविल 500 दिख रही है, जिसमें से कैरिंग अमाउंट 400 हमारी पेरेंट्स की होगी और अनरिकॉग्नाइज की कितनी होगी, 100 की होगी। और जो कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है वो हमको दिया गया था यहाँ पर 1350 है जो कि दी गई थी। तो ये 1350 भी हम लोग लिखेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 1750 का, और ये अनरिकॉग्नाइज का 100 आ गया। अभी यहाँ पर 500 टोटल एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी, 500 1350 तो टोटल 1850। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो 1000 की है, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया गया था सब्सिडरी की पेरेंट ने वैल्यू निकाली थी, कितनी थी, रिकवरेबल वैल्यू 1000 की थी। तो हमारा 850 का क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। आप अलोकेट कैसे करेंगे इस इम्पेयरमेंट लॉस को, तो 850 जो है उसको अलोकेट करना पड़ेगा तो असेट्स इन द यूनिट फर्स्ट, रिड्यूसिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द गुडविल, पहले गुडविल को उड़ाना पड़ेगा। देयरफॉर जो 500 है वो तो ये जो 850 का है उसमें से पहले 500 हम लोग जो गुडविल का है उसको उड़ाएंगे फॉर द यूनिट अलोकेटेड टू द गुडविल इफ़ द पार्टियल ओन्ड सब्सिडरी itself cash generating units, the goodwill impaired loss should be allocated to the controlling and the non controlling interest। यहाँ पर हम लोग 100 को कंसिडर नहीं कर, यहाँ पर पूरा 500 को कंसिडर करेंगे, लेकिन जो 100 है उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही अनरिकॉग्नाइज्ड है। सेम बेसिस दैट ऑन द विच the profit or loss allocated in case the profit or loss allocated on the basis of the relative ownership interest, because the goodwill is recognized only to the extent, कितना हम लोग एक्सटेंट तक रिकॉग्नाइज की गई है, 80% का रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जो ओनरशिप इंटरेस्ट है इन द सब्सिडरी पेरेंट रिकॉग्नाइज ओनली वो 80% का ही है। तो गुडविल इम्पेयर्ड लॉस कितना होगा हमारा, 400 का ही होगा। जो रिमेनिंग इम्पेयर्ड लॉस है वो कितना आएगा हमारा, 350 का आएगा। कैसा है यहाँ पर, तो 850 जो है, 850 में से हमने 500 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 350 का जो रिमेनिंग इम्पेयर्ड लॉस है वो बचा हमारा। इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय रिड्यूसिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ द सब्सिडरी, जो कि आइडेंटिफाइड बाय एसेट्स का है। तो यह हम लोग दिखाएंगे टेबल बना के, कैरिंग अमाउंट कितनी, 400
गुडविल ऑफ द सब्सिडरी की नेट आइडेंटिफाइबल 1350, तो टोटल आ गया 1750। इसमें से इम्पेयर्ड लॉस 400 का हम लोग यहाँ से निकालेंगे और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स का 350 निकालेंगे, तो टोटल हमारा 750 हो गया। वो 100 जो है वो अनरिकॉग्नाइज है, इसके लिए उसको यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है, तो यहाँ पर वैसे ही आ गया हमारा 750। और यहाँ पर कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का नेट आइडेंटिफाइबल एसेट बचेगा, तो टोटल में 1000 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया गया है ए लिमिटेड परचेस कर रहा है मशीनरी 100 करोड़ की है ऑन द 1 अप्रैल 2021। जो मशीनरी है उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है, उसकी रेसिडुअल वैल्यू नील है। ए लिमिटेड अडॉप्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर द डेप्रिसिएटिंग द मशीनरी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई है 31 मार्च 2022 के दिन। फाइनेंशियल ईयर दिया गया है और एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश इन्फ्लूज दिया गया रुपीज़ इन करोड़ के अंदर। डिस्काउंट एप्लीकेबल 10% के हिसाब से। फेयर वैल्यू लेस द कॉस्ट ऑफ द सेल्स 31 मार्च 2022 का 70 करोड़ का है। कैलकुलेट करके बताइए इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई होता है तो। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग वैल्यू इन द यूज ऑफ द मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2022, उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैसे। फाइनेंशियल ईयर दे दिए गए हमको 22-23 से लेकर 25-26 तक जा रहा है हमारा। एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो हमको दिया गया था 15, 30, 40, 10 और प्रेजेंट वैल्यू 10% के हिसाब से यहाँ पर हम लोग करेंगे, जो कि हमको दिया गया था ऊपर ही क्वेश्चन के अंदर ही 10% के हिसाब से एप्लीकेबल डिस्काउंटिंग रेट था, तो करेंगे 1/1.10 तो 0.909 आ जाएगा। वैसे ही लास्ट के अंदर 0.6830 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 15 से तो कितना आ जाएगा 13.64। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8264 से 24.79, टोटल करेंगे 75.31। रिकवरेबल अमाउंट जो है मशीनरी की वो कितनी है 75.31 करोड़ की है। ये जो रिकवरेबल अमाउंट जो थी ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 100 का हमारी क्या थी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितनी थी रिकवरेबल अमाउंट 75.31 कैसे निकल गई है, तो हायर वैल्यू इन द यूज़, वैल्यू इन द यूज़ कितनी निकल के आ रही है 75.31। और जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट है वो कितनी आ रही है हमारी 70 की। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट होती है वो तो हमको दे दी गई थी 70 की। और ये जो दूसरी अमाउंट है कौन सी है, हायर द वैल्यू इन यूज़। ये वैल्यू इन यूज़ हमने कैसे निकाली, ये हमने जो डिस्काउंटिंग करा प्रेजेंट वैल्यू से वो हमने निकाली 75.31। तो ये रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीनरी को क्या होगी, दोनों में से जो भी हायर होगी वो होगी। तो यहाँ पर हायर क्या आ रही है 75.31 आ रही है, तो यहाँ पर 75.31 जो वैल्यू इन यूज़ है वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मशीनरी हो जाएगी। तो जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीनरी है वो कितनी है 80 करोड़ की है। 80 करोड़ कैसे निकला, तो हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल के किया। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, तो यहाँ पर 5 साल की लाइफ है और 100 करोड़ की वैल्यू है, तो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से और रेसिडुअल वैल्यू नील है इसलिए यहाँ पर 20 का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो 20 का डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो बचेगी कितनी कैरिंग अमाउंट 80 की बचेगी, 80 की बचेगी। इसीलिए यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस बाय 75.31 करेंगे तो 4.69 करोड़ का हमारा क्या हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा, जिसको हमको बुक्स के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो ये फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस होगा, जो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जो ये इम्पेयर्ड कैरिंग वैल्यू है 75.31 करोड़ की, उसको भी हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर रिमेनिंग 4 सालों के लिए। मतलब 75.31 को डिवाइड किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो हमारा 18.8275 का डेप्रिसिएशन अब नेक्स्ट ईयर से लगना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अज्यूम करना है जो अबाव क्वेश्चन है उसके अंदर 31 मार्च 2023 की वैल्यू अगर कोई चेंज नहीं होता तो एस्टिमेट करके बताइए फ्यूचर कैश फ्लोज एंड द डिस्काउंटिंग रेट फर्दर। मतलब जो चेंजेस कुछ भी नहीं है फ्यूचर कैश फ्लोज के अंदर, जो कैश फ्लोज दिए गए हमको वही रहेगा और जो डिस्काउंटिंग रेट जो भी दिया गया वही रहेगा। हमको सिर्फ 31 मार्च 2023 की वैल्यू निकाल के बतानी है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स जो है 31 मार्च 2023 की वो भी बदल गई है, वो 40 कर दी है इन लोगों ने। अभी एडवाइस करके बताइए कैसे आप डील करोगे इंड AS 36 के हिसाब से। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो अब कैसे निकलेगा 23, 24, 24, 25, 25, 26। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हमको कितना निकलेगा 30, 40, 10 से। यहाँ पर हमने कहाँ से स्टार्ट करेंगे 23, 24 से चालू करेंगे क्योंकि 22, 23 का तो पता किया, अभी 23, 24 से यहाँ पर हमको करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा 10% के हिसाब से, तो 1/1.10 करेंगे 0.901 आएगा। वैसे ही करते जाएंगे हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 67.84 निकल के आए। रिकवरेबल अमाउंट कैसी होगी, तो हायर वैल्यू इन द यूज़ एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल्स। हमको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द सेल 40 दे दी गई है और वैल्यू इन द यूज़ हमको 67.84 आ रही है। तो हायर क्या होगा, तो 67.84 वैल्यू इन द यूज़ हो रही है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 का हमको दे दिया गया है, कितनी आएगी 56.48 आएगी। कैसे आएगी, तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद 2 सालों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले अपना क्या हो गया 100 में से माइनस करेंगे 20 क्योंकि 20 का पहला प्रोवाइड कर दिया था, तो 80 की कैरिंग बची। अब उस 80 की कैरिंग में से हम लोग ये इम्पेयरमेंट भी निकालेंगे 4.69 का, तो ये निकाला तो 75.31 बचा। अभी क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे
तो अभी हमारे पास कितने साल होंगे, तो 4 साल होंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 18.83 निकल जाएगा। तो 18.83 को भी यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी कितनी, 56.48 की। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग रिकवरेबल अमाउंट से, कितनी है, 67.84। तो यहाँ पर क्या होगा, तो पैरा 116 इंडिया 36 के हिसाब से जो इम्पेयरमेंट लॉस्ट है उसको हमको रिवर्स नहीं करना है। इम्पेयरमेंट लॉस जो है उसको हमको रिवर्स नहीं करना है, जस्ट बिकॉज द पैसेज ऑफ द टाइम समटाइम्स कॉल एंड अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से अगर हमको वैल्यू आ रही है तो उसके अंदर हमको रिवर्सल नहीं करना है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस्ट है उसको रिवर्स नहीं करना है। अगर जो पैसेज ऑफ द टाइम की वजह से जो अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट जो हम लोग करते हैं, मतलब जो अनवाइंडिंग हम लोग करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी अमाउंट बढ़ जाती है, उसकी वजह से अगर कोई इम्पेयरमेंट लॉस आता है तो उसको हमको रिवर्सल नहीं करना है। मतलब पहले जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस कर दिया, अभी अनवाइंडिंग करा, और अनवाइंडिंग की वजह से अगर हम लोग देख रहे हैं कैरिंग अमाउंट से देख रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमको इम्पेयरमेंट लॉस दिखता है तो बिकॉज ऑफ द अनवाइंडिंग अगर कोई इम्पेयरमेंट होता है तो उसको हमको जो पहले हमने इम्पेयरमेंट किया था उसको रिवर्स नहीं करना है, इवन इफ़ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट बिकॉज ऑफ द हायर दैन इट्स कैर वैल्यू। अगर जो रिकवरेबल अमाउंट हायर आ जाती है कैरिंग वैल्यू से तो क्या होगा, तो पहले हमने इम्पेयरमेंट कर दिया होगा, और इम्पेयरमेंट करने के बाद अभी जो हम लोग देखेंगे तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, उस पहले वाले इम्पेयरमेंट को रिवर्सल करना होता है। तो वो रिवर्सल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो रिकवरेबल अमाउंट है असेट्स की वो हायर आ जाती है कैरिंग वैल्यू से, क्यों हायर आ रही है, क्योंकि हमने अनवाइंडिंग किया उस वजह से हायर आ रही है। तो उस केस के अंदर हम लोग को रिवर्सल नहीं करना होगा इम्पेयरमेंट लॉस को। यहाँ पर हम लोग इम्पेयरमेंट के लॉस को रिवर्सल नहीं करेंगे जब कभी भी अनवाइंडिंग की वजह से, अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा आ रही है कैरिंग अमाउंट से। तब रीज़न सिंपल है कि अंडरलाइंग रीजन्स फॉर द ओरिजिनल इम्पेयरमेंट हैज़ नॉट बिन रिमूव्ड। जो अंडरलाइंग रीजन्स है, जो ओरिजिनल इम्पेयरमेंट का जो होता है वो रिमूव नहीं हुआ है, एंड जो सर्विस पोटेंशियल ऑफ द एसेट्स है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी। देयरफॉर जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो 4.69 का, उसको हमको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, 56.48 आ रहा था, और यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही थी, 67.84 आ रही थी। तो यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा, 11.36 का आ रहा था। यहाँ पर ये पैराग्राफ क्यों दिया गया था, क्योंकि अगर हम लोग देखें ओरिजिनल कॉस्ट कितनी की थी, 100 की थी, उसको डिवाइड किससे किया था हमने, तो 100 को डिवाइड किया था हमने सच से, कितना था, 5 साल की लाइफ थी, मतलब 20। तो अभी 2 साल गुजर गए तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 40। तो ये 40 का डेप्रिसिएशन अगर हम लोग 100 में से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अभी हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी हो रही थी, 67 रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो रही थी, 67.84 हो रही थी। इसका मतलब क्या था कि 7.84 से हमको क्या हो गया था, ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पर रिवर्सल होना चाहिए था, हाँ बोले रिवर्सल होना चाहिए था, लेकिन रिवर्सल नहीं होगा। क्यों रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से ये चीज़ें हो रही थी, और अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से अगर हमारा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट जो है अगर वो हायर आ जाता है कैरिंग अमाउंट से, तो हमको यहाँ पर जो रिवर्सल है उसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो इम्पेयरमेंट लॉस 4.69 करोड़ का है उसको हमको रिवर्स करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 7.84 का क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, मतलब यहाँ पर गेन आ रहा था। तो उसके अंदर हमको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। हमारा वैल्यू इन द यूज़ हमने काउंट करा था, वो 67.84 निकल के आ रहा था। वो किसकी वजह से आ रहा था, अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से आ रहा था। इसके लिए ये जो हमारा लॉस है, जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस पहले बुक किया था 4.69, उसको अभी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट की वजह से।